गाइस कैसे हैं आप? आज का टॉपिक था कनाडा का। कनाडा में बेसिकली बात करनी है कि आपने बात बहुत ज़्यादा सुना होगा कि कनाडा का एयरपोर्ट टच करवाने का। तो कनाडा का एयरपोर्ट किस तरीके से टच किया जा सकता है, ये इसमें बात करेंगे। और कितने पैसे इसमें लगते हैं, और क्या प्रोसीजर इसका क्या है, इस वीज़े का। ये वीज़ा है या क्या है असल में। बेसिकली आप कनाडा का एयरपोर्ट कैसे टच कर सकते हैं? आपके पास वीज़ा होना चाहिए, या तो आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, या आपके पास वर्क वीज़ा, आपके पास स्टडी होनी चाहिए, या आपके पास टूरिज्म वीज़ा होना चाहिए, या आपके पास ट्रांजिट वीज़ा होना चाहिए। तब आप अपना कनाडा का एयरपोर्ट टच कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टच नहीं कर सकते। तो इसके अलावा एक और भी प्रोसीजर है जिसमें ये है कि एजेंट वगैरह हैं, वो आपने सुना होगा कि यार कनाडा का एयरपोर्ट टच करवाते हैं, आपकी चढ़ाई यहाँ से करवा देते हैं, कनाडा का एयरपोर्ट टच करवाते हैं, वहाँ से आप बाहर निकल जाना। तो उसमें पहले तो ये बात करते हैं कि पहले तो स्टडी बेस के लिए डिफरेंट प्रोसीजर है, वर्क परमिट के लिए डिफरेंट प्रोसीजर है, और टूरिज्म वीज़े के लिए भी प्रोसीजर है पूरा। कि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने एम्बेसी में जमा करवानी है, उसके बाद तब आपको वीज़ा मिलने के बाद आप फ्लाई कर सकते हैं, फिर आप कनाडा के एयरपोर्ट टच कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। या आपको क्या होता है कि एजेंट बोलते हैं एक और भी चीज़ कि चलो आपको इस कंट्री का पासपोर्ट, इसको अपनी लैंग्वेज में कापी बोलते हैं, इसके ऊपर आपको चढ़ाई करवाते हैं इस एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट लेके। तो क्योंकि इस कंट्री की इस पासपोर्ट के ऊपर यूके या इन कंट्रीज़ के अक्सर बोलते हैं वो कि इनके ऊपर एंट्री फ्री है, तो आपको फ्लाई करवाएंगे तो आप वहाँ पे जाके आप आउट हो जाना। या जब आप लैंड करेंगे तो उसके बाद आपको असाइलम अप्लाई कर लेना, जो कि असाइलम अप्लाई करने में आपको पता है कि कंट्री की बदनामी होती है। इसमें असाइलम किस बेस पे अप्लाई करते हैं? या तो आप मसलक को छेड़ेंगे, इसमें सुन्नी शिया का होगा, या कुछ कादियानी का, कुछ इस तरह का होगा, या फिर आप एथिस्ट जिसको मुल्हद बोलते हैं, या आप लव का कुछ चक्कर बोलेंगे, या आपकी जान को खतरा है, आपसे कुछ आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं, कत्ल करना चाहते हैं किसी रीज़न की वजह से। ये चीज़ें होती हैं सालम बेसिकली वजह जिसको एयरपोर्ट के ऊपर मांगते हैं लोग। क्योंकि मैं जब कोरिया में था तो उस टाइम एक लड़के ने, दो लड़के ने, एक ट्यूनीशियन और एक मोरक्कन लड़का था, उन दोनों ने मांगा था। तो मुझे पता है वो किस किस बेस पे मांगते हैं। और अमूमन हमारे कल्चर में क्या होता है कि हमको पता है कि लोग वहाँ पे काफ़ी मुख्तलिफ डिफरेंट रीज़न बना के तो असालम वहाँ पे लेते हैं, जस्ट पेपर या कंट्री में एंटर होने के लिए। और हालांकि आपको पता है कि हमारे कंट्री में इस तरह की कोई कंडीशन होती नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हालात हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इसमें क्या है कि कनाडा के एयरपोर्ट या ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। ट्रांजिट वीज़े के लिए क्या होगा कि अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है, या आपके पास मैक्सिको का वीज़ा है, या आपके पास ब्राज़ील का वीज़ा है, तो वाया कनाडा आप फ्लाइट्स जाएंगी वहाँ पे। तो अगर वाया कनाडा फ्लाइट्स अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, तो ट्रांजिट वीज़े के लिए क्या प्रोसीजर है? सेम प्रोसीजर वही है जो टूरिज्म वीज़े के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसीजर वही होता है। सेम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, सब कुछ सेम चाहिए होता है, और आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। टाइम ड्यूरेशन भी वही होती है, और फीस भी वही होती है। फीस थोड़ी सी कम होती है। तो उसमें आपने वीज़ा अप्लाई करना है, उसके बाद अगर आप वो वीज़ा देते हैं तो फिर आप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं ट्रांजिट फ़्लाइट के लिए, फिर आप एयरपोर्ट टच कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कनाडा का एयरपोर्ट टच नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको एजेंट बोलते हैं आपको कि यार हम लोग आपकी चढ़ाई करवाते हैं, यहाँ से आपने वहाँ पे लैंड करना है, आप हमको 50 लाख दे दो, 40 लाख दे दो, इतने पैसे वो मांगते हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप लैंड करते हैं वहाँ पे पकड़े जाते हैं, तो पहले तो ये है कि यहाँ से आपका इमिग्रेशन उनकी यहीं से होती है। क्योंकि अगर आप इलीगल कोई, अगर आप 2 3 साल 4 साल पीछे जाएं तो आपने न्यूज़ सुनी होंगी कि पाकिस्तानी पीआईए के नर्सिस या इस तरह का जो स्टाफ था, उन लोगों ने भी क्या किया है कि जब गए हैं वहाँ पे तो वहाँ पे जाके वापस नहीं आए, तो एयरलाइन को इसमें फ़ाइन पड़ता है। जब आप पीआईई की फ्लाइट्स लेते हैं कनाडा के लिए अमूमन लेते हैं, तो कनाडा में जाके अगर आप वापस नहीं आते, या सॉरी आप असाइलम मांगते हैं, तो वो एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपको लेके आई हुई होती है। तो वो एयरलाइन को फाइन मारते हैं, तकरीबन 20-20 30 हज़ार डॉलर मारते हैं पर पर्सन का, कि वो जो इलीगल बंदे को लेके आते हैं।
तो इसलिए कनाडा, यूएस, ये इन कंट्रीज़ की चढ़ाई बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। जो लोग, जो एजेंट फेक जो बोलते हैं कि हम आपको इतने पैसों में आपको चढ़ाई करवा देंगे, 2 लाख 5 लाख एडवांस पे दे दें, बिल्कुल भी आप ना दें। जब भी अगर आप किसी से बात करते हैं तो जस्ट उसको, इवन कंसल्टेंट भी है, कभी भी अपना पासपोर्ट भी किसी को ना दें, जस्ट क्योंकि उसको पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। आपने खुद एम्बेसी में जाना होता है, खुद एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाने होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन अगर वो रेडी, कुछ कंसल्टेंट की भी हेल्प ले रहे हैं तो उसको जस्ट डॉक्यूमेंटेशन उससे लें, उसको अपना पासपोर्ट ना दें, उसको जस्ट अपने पासपोर्ट की कॉपी दें। पासपोर्ट की क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं होती, पासपोर्ट आपने पर्सनली जाके एम्बेसी में तो सबमिट करवाना होता है। तो ये चीज़ें थी। कल मुझे एक बंदे ने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की, तो वो एक बंदा उसको बोल रहा था, चढ़ाई का बोल रहा था, कनाडा में इस तरह चढ़ाई, जिस तरह मैंने एक कनाडा की प्रीवियस वीडियो में बोला कि वो मलेशिया में था, उसको फेक स्टिकर दिया और वो कैन उसके ऊपर क्रॉस लगा के तो उन लोगों ने उसको रिटर्न कर दिया, वापस भेज दिया। अभी वो पाकिस्तान में आ गया हुआ है, वो मेरे जानने वाला है, पर्सनली जानने वाला है कि लोग इस तरह के करते हैं, रिक्स ले लेते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में भेज के वहाँ पे 2 नंबर स्टिकर लगा के पासपोर्ट के ऊपर तो उनको चढ़ाई करने की ट्राई करते हैं। लेकिन ये अभी वो डिजिटल दौर है, अभी वो पुराना दौर तो है नहीं है जब चढ़ाई हो जाती थी, लेकिन आज तक चढ़ाई बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और क्योंकि एयरलाइंस इनको फाइन पड़ता है इमिग्रेशन क्रॉस करना इलीगल फेक स्टिकर के ऊपर, तो ये बिल्कुल नामुमकिन जी चीज़ है। और किसी को भी पैसे नहीं दें फेक चढ़ाई के ऊपर। फेक चढ़ाई में आपको पता है, एक तो इलीगल काम है, बिल्कुल इलीगल काम है, और दूसरा ये है कि वहाँ पे जाके जब आप साइलम अप्लाई करते हैं तो ये भी एक कंट्रीज़ की बदनामी वाली बात होती है। तो डायरेक्ट अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सबसे बेटर वे यही होता है, बजाय कि अपना टाइम ज़ाया करने के, लोगों को पैसे देने के या उसको बोलने के, क्योंकि एजेंट बोल देते हैं हाँ 2 महीने 4 महीने का टाइम है आपके पास। 2-4 महीने किस चीज़ का टाइम है? जब एप्लीकेशन आप जमा करवाते हैं तो 20-30 दिन, 1.5 महीने के अंदर अंदर वो एम्बेसी वाले आपसे रुजू करते हैं, वही आपको बताते हैं। अदरवाइज तो 2-3 महीने 6 महीने एजेंट आपसे लेते हैं। वो किस चीज़ का लेते हैं, मेरे हाल मुझे तो समझ नहीं आती उस 6 महीने की, कि टाइम मांगा हुआ है, 6 महीने एजेंट ने मांगे हुए हैं, वो 6 महीने के वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी 6 महीने के बाद 2 लाख 4 लाख 5 लाख ले लेगा, वो 5-6 लाख 10 लाख आपकी ये रकम यूज़ करेगा 6 महीने, फिर आपको तरले मिनटों के साथ आप उसे वापस लेंगे। तो इससे बेटर ये किसी को पैसे ना दें। अगर, क्योंकि यहाँ पे लोग बाज नहीं आते, बात करते भी हैं तो उससे किसी तरीके से, किसी प्रॉपर वे से उसके साथ बात करें जिससे आपको कोई लॉस ना हो।